हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हमने थर्मोकेमिस्ट्री कराया है अभी तक। मतलब फर्स्ट लॉ हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो नेक्स्ट हेडिंग डालो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसके दो तीन स्टेटमेंट हैं। तो दक्ष थर्मोकेमिस्ट्री ओवर हो गया है, वापस हम थर्मोडायनेमिक्स पर आ गए। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है पता नहीं दक्ष, आई हैव टू चेक टाइम टेबल में क्या लिखा है। थर्मोकेमिस्ट्री एंड फर्स्ट लॉ लिखा है क्या? टॉपिक वाइज टेस्ट में क्या लिखा है? ओके ठीक है, मैं देख लूंगा। बाकी हमारा तो पहले ही हो जाएगा। हमारा चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, इसका फर्स्ट पॉइंट है एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। एंट्रोपी क्या होता है थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। तो एक स्टेटमेंट ये था कि जो यूनिवर्स है उसका एंट्रोपी हमारे पास क्या है, इंक्रीज होते जा रहा है। इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज, अब देखो सेकंड स्टेटमेंट जो है इंजन से रिलेटेड था, हीट इंजन, जिसमें क्या हीट दी जाती है और वो बाद में इंजन क्या करता है, वर्क करता है। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे था कि हमारे पास कोई भी इंजन जो है 100% एफिशिएंट नहीं। 100% एफिशिएंट इंजन का मतलब क्या होता है कि वो सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ऐसा कोई इंजन नहीं है जो जितनी हीट दी है सारी सारी हीट वर्क में कन्वर्ट करता है। मतलब क्या है, हीट लॉस भी होता है। ओके, सो इट इज सेकंड स्टेटमेंट। तो नो हीट इंजन is 100% efficient. ठीक है, नो हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट। दैट इज ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन फॉर हीट इंजन। जो हीट इंजन होता है उसमें जितना हीट हम दे रहे हैं सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कुछ हीट क्या है, उसका लॉस हो जाएगा। ओके, तो दीज आर फ्यू स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो मेन तो एंट्रोपी का है। तो एंट्रोपी क्या होता है वो हम बताते थे। यस, दिस इज फर्स्ट स्लाइड।
हीट इंजन मतलब ऐसा इंजन जो हीट लेता है और वर्क करता है। जैसे बाइक वगैरह के में भी अगर बात करेंगे तो हीट इंजन ही हो गया ना। बाइक में क्या है, बाइक में हमने पेट्रोल डलवाया और पेट्रोल का क्या रिएक्शन हुआ, कंबसन रिएक्शन वगैरह हुआ मान लो, उस कंबसन रिएक्शन वगैरह की वजह से हीट रिलीज हुआ, फिर उस हीट की वजह से वर्क होगा। ओके, और उस वर्क की वजह से बाइक चलेगी। तो हीट इंजन मतलब ऐसा कोई भी इंजन जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे, दैट इज हीट इंजन। बोलो। सर जो बाइक इंजन होता है या जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन वर्क्स ड्यू टू स्टीम एंड नॉट डायरेक्ट हीट हाँ, ना, बट तो स्टीम भी तो हीट का ही काम है ना, स्टीम में भी क्या हीट ही है ना वो। हाँ, बट स्टीम इज मूविंग द पार्ट्स ना, हीट इज नॉट मूविंग द पार्ट्स। अरे स्टीम भी तो हीट है ना यार, स्टीम हीट नहीं है क्या? स्टीम स्टीम से ही तो हीट आ रही है ना। हाँ हाँ, यस। नहीं तो यू मीन टू से एनीवेयर जहाँ पे हीट हो, वैसे ना। हाँ, हीट हीट जो इंजन हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, अच्छा, ओके सर। हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट होगा। ओके, तो मेनली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो एंट्रोपी की बात करेंगे। ये जो हीट इंजन है उसकी हम उतनी बात कुछ करते नहीं है। तो एंट्रोपी जो है वो क्या है? एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के थ्रू। तो देखो एंट्रोपी जो है, इट इज मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रेंडमनेस। तो जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतना ज्यादा हमारे पास एंट्रोपी होगा। ठीक है, रेंडमनेस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी।
ओके, सो रेंडमनेस जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा एंट्रोपी होता है। तो जितना ज्यादा रेंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा रेंडमली किसके मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं यार? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे ज्यादा रेंडमली गैस के मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना। तो एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की होगी। ओके, तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मॉलिक्यूल्स लिक्विड के, और सबसे कम रेंडमली मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सॉलिड के। सॉलिड के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पैक होते हैं। ओके, तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होती है एंड गैस की एंट्रोपी जो है सबसे ज्यादा होती है। नाउ इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एस का साइन भी बता सकते हैं। जैसे मान लो ये रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? ऑब्वियसली हमने बोला कि जितना ज्यादा गैस उतना ज्यादा एंट्रोपी है ना। एंट्रोपी जो है किस पे डिपेंड करेगा? रैंडमनेस पर। रैंडमनेस सबसे ज्यादा गैस। तो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन जब हो रही है तो इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होंगे तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। हम बोल सकते हैं इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस है इसका साइन नेगेटिव आए। क्यों? क्योंकि रैंडमनेस डिक्रीज होगी। हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2, तो इस वाले रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियसली डेल्टा एस का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। एंट्रोपी बढ़ेगा बिकॉज गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करेंगे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस ये CO2 गैस, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या है? डेल्टा एस क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बोलो। सर हम कौन से व्हाट टाइप ऑफ रैंडमनेस आर वी टॉकिंग अबाउट? मोशन में रैंडमनेस मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना। मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हैं। अच्छा ओके सर। सर फिर वो स्टेटमेंट का क्या मीनिंग होगा? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। वो सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी मिला के होता है। वो आगे यूनिवर्स मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सिस्टम एंड सराउंडिंग का एंट्रोपी मिला के जब देखेंगे तो हमेशा बढ़ता रहे। सर अब आगे बताओगे उसको? हाँ हाँ, वो अच्छा ओके हम ओके डेल्टा सिस्टम अलग से निकालते हैं, डेल्टा सराउंडिंग अलग से निकालते हैं, देन ऐड करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आता है। ओके। तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इस रिएक्शन का डेल्टा एस क्या होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों साइड गैस के मोल्स सेम। ओके, दोनों साइड इसमें गैस के मोल्स जो है वो क्या है? सेम। तो एंट्रोपी जो है ऑलमोस्ट 0 है। ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड गैस के मोल सेम है। बाकी सॉलिड की वजह से जरूर एंट्रोपी हमारे पास लेफ्ट साइड में ज्यादा होगी, लेकिन सॉलिड का एंट्रोपी बहुत कम है। ठीक है, सो उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस है ऑलमोस्ट 0 आएगा बिकॉज दोनों साइड गैस के जो मोल्स है वो क्या है? सेम। लिखो, फिर आगे बताते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम एंट्रोपी को।
हर्षिल वो बाद में पढ़ोगे। यस मधुकर, एक तरह से वो हम कंपेयर करने के लिए उस चीज की बात करते हैं कि जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। ओके, गैस के मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रैंडमली, मतलब किसी के भी मॉलिक्यूल जितने ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे उतना ज्यादा वहां पर क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, अब इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मतलब जस्ट मॉलिक्यूल की बात नहीं है। मान लो अपने पास 50 पीपल्स है, 50 स्टूडेंट है मान लो एक क्लास में, लेकिन क्लास बहुत बड़ी है तो इधर उधर फैले हुए हैं तो एंट्रोपी ज्यादा है। लेकिन वो 50 स्टूडेंट जो है एक साथ आके अगर इकट्ठा हो गए तो एंट्रोपी बढ़ गई। ओके, जो 50 स्टूडेंट है वो इधर उधर फैले हुए हैं तो एंट्रोपी कम है, लेकिन सारे 50 स्टूडेंट अगर एक साथ आ गए तो एंट्रोपी जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, पहले रैंडमनेस ज्यादा था स्टूडेंट्स का, बाद में रैंडमनेस कम हो। सिद्धि डेल्टा एस हम कैसे निकालेंगे? हमने बोला कि गैस के मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रैंडमनेस, बिकॉज गैस का सबसे ज्यादा रैंडमनेस है। ओके, तो जितना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स उतना ज्यादा रैंडमनेस और उतना ही ज्यादा एंट्रोपी। तो फर्स्ट रिएक्शन में देखो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो रहे हैं, तो रैंडमनेस कम हो रहा है, हम बोल सकते हैं एंट्रोपी कम हो रहा है। सेकेंड वाले में गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली एंट्रोपी बढ़ रहा है। एंड लास्ट वाले में दोनों साइड गैस के मॉलिक्यूल सेम है, दैट्स व्हाई एंट्रोपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। हम बोल सकते हैं डेल्टा एस जो है ऑलमोस्ट 0 है। अर्सिल, रैंडमनेस मींस डिस्टेंस नहीं है यार। रैंडमनेस मतलब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कितने हैं, कैसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक तरह से मूव करते रहते हैं, ज्यादा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक जगह पर पैक रहते हैं। ओके, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो है एकदम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहते, वो पैक रहते हैं, वो मूव नहीं करते। तो बेसिकली मूवमेंट के बेसिस पर भी हम इस चीज को बोल सकते हैं। बोलो। सर वो लास्ट वाला अप्रोक्सीमेटली 0 कैसे आ रहा है वो समझा नहीं। क्योंकि दोनों साइड गैस के सेम है मॉलिक्यूल्स। तो आप मोल्स के हिसाब से ले रहे थे ना पहले, तो जैसे फर्स्ट केस में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो वो सेम लास्ट में भी तो वही लिया ना, तो वही लिया ना। इसमें दोनों तो साइड कम होगा ना। गैस के एक एक है ना दोनों साइड भाई। अच्छा गैस। हाँ, तो गैस के सेम है ना, गैस की अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे 0 ना क्यों सॉलिड, आएगा? क्योंकि 0 आना चाहिए। सॉलिड की क्योंकि सॉलिड की वजह से भी थोड़ा रैंडमनेस आएगा ना, दैट्स व्हाई। उतना ज्यादा रैंडमनेस नहीं होता सॉलिड का, बट कुछ तो होता है, तो एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। अच्छा ओके सर। सर और जैसे फर्स्ट केस में NH3 है, मास ऑफ N2 प्लस H2 इज इक्वल टू मास ऑफ NH3 ना, मतलब टोटल हाँ, पार्टिकल्स वो तो सेम रहे ना, तो बस मॉलिक्यूल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लगता ही है ना रिएक्शन, उससे क्या लेना देना है। नहीं नहीं, हम बोलेंगे ना, मतलब हम बोल रहे हैं मोल्स कम हो गए बेसिकली। आप बोल रहे हो कि एटम सब मॉलिक्यूल्स में बन गए ना। जितने ज्यादा गैस के मोल्स होंगे या जितने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ज्यादा रैंडमनेस। तो 4 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल आ रहे, नहीं, जैसे तो फर्स्ट रैंडमनेस वाले कम है। केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे, वो दोनों कंबाइन करके NH3 बन गए ना। तो अब मतलब रैंडमनेस कम हाँ होगी क्योंकि क्लम्प बन गया वैसे। हाँ, वैसे भी सोच सकता है तू। ओके। यस मधुकर, फॉर गैस, गैस के लिए हम यही देखेंगे रिएक्शन में कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। ओके, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रहा है,
अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम हो रहा है। यस, नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह का एंट्रोपी कम रहता है, तो मेनली हम गैस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, सॉलिड लिक्विड के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। यस हर्षिल। सिद्धार्थ भाई, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। ओके, अभी तुम आ गए हो जेई में। ओके, तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता है, जनरली हर चैप्टर से एक। हो गया सबका? तो अभी देखो, मैथमेटिकली हम यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे एंट्रोपी। तो मैथमेटिकली कुछ इस टाइप से डिफाइन किया जाता है। सो ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय t। ds इज इक्वल टू dq डिवाइड बाय t। तो इसका यूनिट क्या होगा? हीट, dq ऑब्वियसली हीट वाला हो गया, डिवाइड बाय टेम्परेचर, तो यूनिट क्या हो गया? जूल पर केल्विन। ओके, तो मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, ds इक्वल टू dq बाय t, एंड यूनिट हो जाएगा जूल पर केल्विन। ओके, सो डेल्टा s विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ds, हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dq बाय t। ओके, सो ये अपने पास डेल्टा आएगा। नाउ डेल्टा s
टोटल जो है या डेल्टा एस यूनिवर्स जो है, ये क्या होगा? इट इज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। तो देखो अब यहां पर क्या है कि इफ डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0, अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया, देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है या जो हो सकता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ये हम बोल सकते हैं फिजिबल प्रोसेस होगा, फिजिबल प्रोसेस। ठीक है, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो प्रोसेस फिजिबल। अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो लेस देन 0 आया, देन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, मतलब वो प्रोसेस हो ही नहीं सकता। अगर कहीं पर डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 आ गया, मतलब ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो इफ डेल्टा एस टोटल इज लेस देन 0, देन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो इक्वल टू 0 आ गया, देन रिवर्सिबल होगा। देन प्रोसेस कैसा होगा? रिवर्सिबल। ये हम बोल सकते हैं ऐसे केस में इक्विलिब्रियम आएगा। ऑब्वियसली रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या आता है? इक्विलिब्रियम आता है। डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग, डेल्टा टोटल और डेल्टा यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। बोलो। सर वो नीचे dt नहीं होगा? डीपी? डिफरेंशिएशन है ना? नहीं 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 नहीं, डी क्यू बाई टी का, मतलब इंटीग्रेशन, डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन। सर नहीं, मतलब नीचे भी दी होना चाहिए ना इंटीग्रेशन में, दोनों। क्यों होना चाहिए भाई? अरे यार क्या बात मतलब कर रहे हो? ऐसा ऐसा कांस्टेंट कभी है। आता है क्या इंटीग्रेशन में? तुमने देखा कभी? नहीं नहीं, कभी देखा है तुमने डी वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है कभी? ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? नहीं बता, मुझे बता दे नहीं अगर नहीं। पढ़ा हो तो तो फिर। टी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो एक के रेस्पेक्ट में ही होता है ना। मतलब हाँ तुमने हाँ। अगर पढ़ा होगा तो ऐसा पढ़ा होगा ना कि वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। यस 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 यस। तो फिर डी, तुम नीचे क्यों बोल रहे हो? डी टी भी आना चाहिए भाई। तो टी यहाँ पे हम कांस्टेंट जैसे बाहर डालेंगे, लाइक व्हेन वी सॉल्व दिस फर्दर। जरूरी नहीं है, इट 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 कैन बी फंक्शन ऑफ लाइक हीट, या मैं बोल सकता हीट को टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हैं। आगे बताएंगे डेरिवेशन वगैरह कि अच्छा डेल्टा एस का क्या रहेगा फॉर्मूला। सर, और स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का लाइक क्या मीनिंग होता है, समझा नहीं। बताया ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब फिजिबल प्रोसेस, या मैं बोल सकता ऐसा कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है या जो हो सकता है। जो प्रोसेस हो सकता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे, और जो प्रोसेस नहीं हो सकता उसको नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे पानी जो है ऊपर से नीचे बह सकता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, पानी का नीचे पॉसिबल से एंड ऊपर नॉट जाना, पॉसिबल। हाँ, पानी का नीचे से ऊपर जाना इज नॉन स्पॉन्टेनियस। पानी का ऊपर से नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस। ओके ओके। ठीक है, ऐसे तो ऐसे बोल सकता है कि जो वाटर है या जो आइस है, आइस 0 डिग्री पर मेल्ट हो सकता है, या 0 डिग्री से हायर टेम्परेचर पर आइस मेल्ट हो सकता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। बट आइस 0 डिग्री से नीचे मेल्ट नहीं हो सकता, है ना। तो आइस का 0 डिग्री से नीचे मेल्ट होना, या मैं बोल सकता हूँ मान लो आइस का -10 डिग्री पर मेल्ट होना, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोसेस जो पॉसिबल है वो स्पॉन्टेनियस है, ऐसा कोई प्रोसेस जो पॉसिबल नहीं है वो नॉन स्पॉन्टेनियस।
बोलो। So what have you written after the delta S universe is equals to delta S? सिस्टम, SYS सिस्टम प्लस डेल्टा सराउंडिंग। Okay, thank you, sir. हर्षिल उसको डिफाइन ऐसे किया है, ओके, इस तरह से डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली एंट्रोपी। यस दक्ष। हो गया सबका? तो अब देखो इनका डेरिवेशन है डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग वगैरह निकालने का। तो डिटर्मिनेशन ऑफ डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग। तो डेल्टा सिस्टम एंड डेल्टा सराउंडिंग निकालने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो डेरिवेशन देखो क्या है। यस हर्षिल। तो पहले डेल्टा सिस्टम ले लेते हैं। तो देखो एंट्रोपी जो है वो स्टेट फंक्शन हो। एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन। तो अगर एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, डेल्टा एस इरिवर्सिबल। ठीक है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, दैट्स व्हाई डेल्टा एस रिवर्सिबल इक्वल टू डेल्टा एस इरिवर्सिबल आएगा। तो डेल्टा सिस्टम अगर हम निकाल रहे हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा सिस्टम निकालेंगे, ऑब्वियसली वही इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी हो जाएगा। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ ds रिवर्सिबल या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल डिवाइड बाय t। ठीक है, नाउ dq रिवर्सिबल जो है वो कैसे आएगा, तो हमें पता है यार कि फर्स्ट लॉ से du इज इक्वल टू dq प्लस tw। ओके, फर्स्ट लॉ से ऐसे लिख सकते हैं। नाउ यहां से dq क्या आएगा, तो यहां से dq इज इक्वल टू du माइनस dw। व्हाट इज du?
व्हाट इज डी यू? डी यू होगा एनसीवी डी टी। एंड व्हाट इज डी डब्ल्यू? डी डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पीडीवी होता है ना। ओके, सो माइनस माइनस प्लस होगा जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डी क्यू क्या आ गया? एनसीवी डी टी प्लस पीडीवी। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा सिस्टम क्या आएगा? सो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एनसीवी डी टी प्लस पीडीवी अपॉन टी। ये आएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं इसको। सो ओपन करेंगे तो एनसीवी डी टी अपॉन टी प्लस पीडीवी अपॉन टी। ओके, नाउ फर्स्ट वाले में तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर के टर्म्स में आ गया ना, तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड वाले में देखो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हमें ये जो पी बाई टी है इसको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो लिखो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो एंट्रोपी जो है वो क्या? स्टेट फंक्शन। दैट्स व्हाई रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वही इरिवर्सिबल के लिए लगा सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इसका डेल्टा एस निकाल रहे हैं ना, वही सेम फॉर्मूला हम इरिवर्सिबल के लिए भी लगाए। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो एक प्रोसेस, हम ए से बी जा रहे हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं और दूसरा इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, है ना, ए से बी स्टेट पर। तो ऑब्वियसली डेल्टा एस दोनों का क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन, है ना। तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा एस का फॉर्मूला अभी डिराइव कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला हम इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी लगा लेंगे। तो लिख लो ये, फिर आगे चलते हैं।
दक्ष यार डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू एनसीवी डेल्टा टी ना भाई। तो डी यू क्या होगा? एनसीवी डी टी। एंड डी डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी डीवी होता है। तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। हो गया सबका? तो अब देखो यहाँ पर एनसीवी डी टी बाई टी वाले पार्ट को में से हम क्या करते हैं? एनसीवी बाहर ले लेते हैं। तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू, फर्स्ट वाले पार्ट से हमने एनसीवी बाहर ले लिया, अंदर बचा अपने पास डी टी बाई टी। इसके अलावा सेकंड पार्ट में देखो क्या है? सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? पी डीवी अपॉन टी है ना। तो यहाँ पर प्रेशर को क्या लिख सकते हैं यार? या पीवी इक्वल टू एनआरटी से इसको क्या लिख सकते हैं? ये वाले से पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो पी बाई टी क्या हो जाएगा? इट इज एनआर बाई वी ना। ओके, तो एनआर बाई वी हो जाएगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो सेकंड वाले पार्ट में हम एनआर बाई वी कर सकते हैं पी बाई टी की जगह। सो प्लस एनआर बाई वी डीवी। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली एनआर कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे। तो डेल्टा सिस्टम इज एन सी वी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, एंड सेकेंड वाले पार्ट में एनआर को बाहर लिया, डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन। ओके, यही आएगा देखो। यही आएगा ना। सो देखो अब यहाँ पर टेम्परेचर का जो लिमिट है वो हम लगा देंगे T1 से T2। एंड वॉल्यूम का क्या होगा? V1 से V2। नाउ इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/T एंड 1/V का।
तो 1/t का ln t और 1/v का ln v, ठीक है। लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ln ऑफ t2/t1 एंड ln ऑफ v2/v1 होगा। सो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू ncv ln t2/t1 प्लस nr ln v2/v। ओके, सो दिस इज डेल्टा सिस्टम, और ये आया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, है ना। अच्छा, ऑब्वियसली एलन को तुम लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो लॉग में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, अगर हमें एलन में नहीं चाहिए लॉग में चाहिए तो क्या आ जाएगा, 2.303 और आ जाएगा ना। तो 2.303 NCV लॉग T2/T1 एंड यहाँ पर भी 2.303 NR लॉग V2/V। ओके, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। मतलब अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पता है गैस का, इनिशियल, अच्छा ये गैस के लिए ही है याद रखना, क्योंकि हमने P इक्वल टू nRT वगैरह वो सब यूज किया ना, तो ये हम जो यूज कर रहे हैं गैस के लिए कर रहे हैं। वैसे भी हमने बताया है कि इन थर्मोडायनेमिक्स वी जनरली टेक आइडियल गैस, है ना। तो ये गैस के लिए ही हम देख रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड का बाद में बताएंगे, अभी गैस की बात करेंगे। तो ये डेल्टा सिस्टम हमारे पास आ गया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है गैस का, देन ऑब्वियसली हम डेल्टा सब सिस्टम निकाल सकते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर के बजाय प्रेशर पता हो तो, या वॉल्यूम के बजाय अगर प्रेशर पता हो, ठीक है, तो एक और एक्सप्रेशन लेके आ जाते हैं, पहले लिख लो ये। हो गया सबका। अब देखो, अगर हमें प्रेशर के टर्म्स में एक्सप्रेशन लेके आना है तो हम ऑब्वियसली आइडियल गैस एक्सप्रेशन लगा के कर सकते हैं। कैसे, तो देखो हमें पता है कि V2 जो है उसको हम लिख सकते हैं NR
T2/P2, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, इनिशियल और फाइनल, तो इसे इसलिए हमने नहीं रहने दिया। एंड V1 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं nRT1/T1, ठीक है। तो अब सब्स्टिट्यूट अगर हम करेंगे तो डेल्टा सिस्टम इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस क्या था, NR ln V2/V1 था, है ना। सो V2/V1 था, तो V2/V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से देखो V2/V1 क्या आ रहा है, V2/V1 इधर से क्या आ रहा है, T2/P2 डिवाइड बाय T1/T1, यही आ रहा है ना। ओके, NR कैंसिल आउट हो गया। ओके, सो ये आएगा अपने पास T2/P2 डिवाइड बाय T1/P1। ओके, तो NCV ln T2/T1 प्लस NR, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा T2/T1 इंटू P1/P2। ओके, ln भी आएगा ऑब्वियसली। अब देखो लॉग ऑफ ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है ना, तो सेम यहाँ पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं इससे। तो इट इज NCV ln T2/T1 प्लस NR ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। अब देखो इस वाले पार्ट में n कॉमन है, इसके अलावा ln ऑफ T2/T1 कॉमन है कि नहीं। तो n ln T2/T1 को अगर हम कॉमन लेंगे तो इट इज n इंटू CV प्लस R ln T2/T। ओके, फर्स्ट वाले में CV बचा, सेकंड वाले में R बचा, तो ये क्या आ गया, CV प्लस R आ गया, प्लस NR ln P1/P2। तो CV प्लस R को क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियसली CP बोल सकते हैं ना। सो डेल्टा सिस्टम क्या आ गया, इट इज NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P। ओके, सो ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम का एक्सप्रेशन आ गया, और ये आया इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, सो अगर हमें इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल प्रेशर, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने डेल्टा सिस्टम निकाल लिया। नाउ अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम अभी देखेंगे सब्स्टिट्यूट करके। पहले बोलो Sir, why aren't we converting this into log as well? This formula for pressure and temperature. सॉरी,
why aren't we converting this into log h by multiplying into we 2.3? can convert, नहीं we can convert, वो तो मैंने किया नहीं, तो उसको कोई प्रॉब्लम, वो Okay, तो sir. मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, है ना, क्वेश्चन में ln के टर्म्स में दिया है, log के टर्म्स में दिया। अब बार बार क्या करना हो तो तुम्हें पता है ना, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन ln के टर्म्स में दिया जा सकता है, log के टर्म्स, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया है। यस ऑब्वियसली CV प्लस R तक CP होता है ना। हो गया सबका? तो अब देखो अलग अलग प्रोसेस का हम डेल्टा सिस्टम निकालते हैं। यस हर्षिल, तो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या आ जाए? आइसोकोरिक प्रोसेस का डेल्टा एस क्या होगा यार? तो देखो आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो V2 और V1 सेम है, हम बोल सकते हैं V2 बाई V1 1 हो गया, तो V2 बाई V1 1 हो गया, तो ln1 क्या होता है, 0 ना, तो ये सेकंड वाला पार्ट वहां पर रहेगा ही नहीं। ओके, जस्ट फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा जो कि क्या है, NCV ln T2 बाई T। ओके, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ये हो जाएगा हमारे पास NCV ln T2 बाय T1। ओके, अगर हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस की, तो आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा सिस्टम जब हम लगाएंगे, मतलब डेल्टा सिस्टम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर देखो प्रेशर वाला टर्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, तो ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 और P2 जो है वो क्या है, सेम है, तो P1 बाई P2 इज 1, तो ln1 इज 0, तो वहां पर ये वाला पार्ट जो है नहीं रहेगा। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा, NCP ln T2 बाई T1 आएगा। इसके अलावा आइसोथर्मल की अगर हम बात करें तो फॉर आइसोथर्मल तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, बिकॉज दोनों फॉर्मूले टेम्परेचर के टर्म्स में है। तो अगर हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो डेल्टा सिस्टम क्या आएगा, तो देखो टेम्परेचर कौन सा आइसोथर्मल में, तो T2 और T1 सेम है, तो T2 बाई T1 इज 1 एंड ln1 इज 0, है ना, तो वहां पर ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो क्या आएगा, NR ln V2 बाई V1 आएगा। या फिर सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लो यार,
सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर भी T2 और T1 सेम है, तो ये 1 हो गया और ये वाला 0 हो गया, तो क्या आ गया NR P1 by P2। ओके, तो ये वाला ही पार्ट आएगा। So this is NR P1 by P2, both are obviously same। okay, दोनों सेम है। V2 by V1 एक्चुअली P1 by P2 ही होता है आइसोथर्मल के लिए, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम ये हो जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे एडियाबैटिक की, तो फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन लगती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में डिफरेंट इक्वेशन लगती थी, याद है। तो फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, जब हम डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे तो वहां पर 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा? देखो, क्योंकि हम अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला एक्सप्रेशन लें तो याद है आइसोथर्मल एडियाबैटिक रिवर्सिबल में क्या होता था, T1V1 रेस टू गामा इज इक्वल टू T2V2 रेस टू गामा होता था ही नहीं होता था एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ओके, सो T1V1 रेस टू गामा इक्वल टू T2V2 रेस टू गामा से T2/T1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करने जाएं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये पूरा जो वैल्यू फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। जब T2/T1 को हम वॉल्यूम के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर ऑब्वियसली एडियाबैटिक रिवर्सिबल में, तो पूरा डेल्टा सिस्टम 0 आ जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल में वो इक्वेशन नहीं लगता था रेस टू गामा वाला, याद है क्या? इरिवर्सिबल में कौन सा इक्वेशन लगाते थे? अगर हमें फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है तो कौन सा एक्सप्रेशन लगाते थे एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में? इट वाज NCV डेल्टा T इक्वल टू W, या फिर NCV T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 लगता था, है ना। तो वो वाला एक्सप्रेशन लगा के हम T2 एंड T1 का वैल्यू, मतलब T2 और T1 का रेशियो ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये वैल्यू 0 नहीं हो पाएगा। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम देखो, चाहे एडियाबैटिक रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो, फॉर्मूला दोनों जगह वही लग रहा है। फॉर्मूला जो है डेल्टा सिस्टम का वो दोनों जगह यही लग रहा है, लेकिन इसमें जो T2 और T1 का हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में अलग अलग सब्स्टिट्यूट की जा रही है। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल के लिए T1V1 रेस टू गामा एंड T2V2 रेस टू गामा वाला था, गामा माइनस वाला था, एंड इरिवर्सिबल के लिए अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो फॉर्मूला रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक दोनों जगह यही लगा रहे हैं, बट लगाने के बाद जो वैल्यू आ रही है रिवर्सिबल में वो 0 आ रही है और इरिवर्सिबल में नॉन 0 आ रही है, ठीक है। सो फॉर एडियाबैटिक irreversible प्रोसेस, सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो डेल्टा एस आता है उसका वैल्यू ग्रेटर एंड 0 आता है। ओके, तो ये हमारे पास अलग अलग प्रोसेस का डेल्टा एस सिस्टम हो गया। यस सर, चाहे तुम डेल्टा सेकेंड फॉर्मूला से निकालो या फर्स्ट फॉर्मूला से, किसी से भी निकालो, सेम वैल्यू आती है।
बस हमने कुछ नहीं किया, हर प्रोसेस का जो कंडीशन है वो सब्स्टिट्यूट किया है। वैसे आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो V2 और V1 को सेम ले लिया, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो P1 और P2 को सेम ले लिया, तो ये वाला आ गया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो T2 और T1 को सेम ले लिया, तो ये इनमें से मतलब फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला एक्सप्रेशन आया, सेकंड से ये वाला, दोनों सेम ही होंगे ऑब्वियसली। एडियाबैटिक रिवर्सिबल में जब रेस टू गामा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, T1 V1 रेस टू गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा -1, तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम 0 आ जाता है। और तो रेस टू गामा वाला फॉर्मूला जो है वो इरिवर्सिबल में नहीं लगा, तो वहां पर जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां पर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। दक्ष, फॉर्मूला चाहे एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, यही फॉर्मूला लगाए जाएंगे डेल्टा सिस्टम निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मतलब फॉर्मूला में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं T2 और T1 वगैरह, तो यहाँ पर T2 और T1 क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यार? एडियाबैटिक रिवर्सिबल में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एडियाबैटिक रिवर्सिबल में होता था T1 V1 रेस टू गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेस टू गामा -1, तो यहाँ से T2 बाई T1 क्या होगा? इट इज V1 बाई V2 रेस टू गामा -1। इसको जब इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाता है। तो ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल के केस में आता है। इरिवर्सिबल में ये रेस टू गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगता था। वाई? सब्स्टिट्यूट करके देखो एंड सॉल्व करो। दक्ष, ये तुम्हें खुद को चेक करना है कि 0 कैसे आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूट करके देखो 0 आएगा, क्योंकि हमने काफी एक्सप्रेशन तुम्हें बताए हैं, ठीक है। या फिर याद रख लो, याद रख लो, इनफ है। अगर तुम चेक नहीं कर सकते, यू कैन लर्न इट, यार 0 आता है, ठीक है। बाकी मैंने तुम्हें थोड़ा हिंट दे दिया है, अब थोड़ी मेहनत तुम्हें खुद को भी करनी पड़ेगी। तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 आ जाता है। बाकी अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करना, यू कैन लर्न इट, यार डेल्टा सिस्टम और एडियाबैटिक रिवर्सिबल क्या आता है? 0 आता है। बट एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में रेस टू गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगता। तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में रेस टू गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगता। तो ये वैसे एक्चुअली तुमसे कोई पूछता भी नहीं है, ये
ये तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। मेनली जो तुम्हें पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि डेल्टा सिस्टम जो है, मतलब पूछा जाएगा तो डेल्टा सिस्टम ऑफ एडियाबेटिक पूछा जाएगा, एडियाबेटिक रिवर्सिबल, वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल का कोई पूछेगा नहीं, बट मैंने तुम्हें फिर भी बता दिया कि वो ग्रेटर देन 0 आता है सब्स्टिट्यूट करके। क्यों? क्योंकि वहां पर रेस टू गामा वाला फॉर्मूला नहीं लगता, और वहां पर अगर हमें T2 और T1 सब्स्टिट्यूट करना है तो वो इरिवर्सिबल वाला सब्स्टिट्यूट करना होगा। और इरिवर्सिबल में क्या फॉर्मूला लगाते थे हम? इरिवर्सिबल में जो लगता था वो ये होता था, NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को हम ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब से जो T2 और T1 का रेशियो आएगा वो सब्स्टिट्यूट करोगे इधर, एंड सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो नॉन जीरो आता है और ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ऐसा हो रहा है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स व्हाई मैंने कुछ कराया नहीं है ये वाला पार्ट, जस्ट मैंने तुम्हें रिजल्ट बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, तुम याद रख सकते हो, अगर याद रखना है तो, नहीं रखना है तो डिराइव भी कर सकते हो कि 0 कैसे आ रहा है। दक्ष यार, मतलब तुम्हें मेहनत नहीं करनी है बिल्कुल भी, है ना? मैं बोल रहा हूँ याद कर लो, अगर मेहनत नहीं करनी है तो याद कर लो। अगर मैं ही सब बता दूंगा फिर मतलब क्या हुआ? तुम भी तो मेहनत करो ना थोड़ी यार। NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। तो अभी मैंने T2 by T1 क्या बताया? क्या बताया था? T1 टाइम वेस्ट होता है ना यार ऐसे दक्ष, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तुम एक्स्ट्रा चीज पूछ लेते हो और खुद से मेहनत भी नहीं करते हो कुछ। तो T2 by T1 जो है वो क्या है? इट इज V1 by V2 रेज टू गामा माइनस 1 आया। तो इसको जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट इज V1 by V2 रेज टू गामा माइनस 1 प्लस NR ln V2 by V1। नाउ ये गामा माइनस 1 वाला पार्ट आगे आ जाएगा, पावर जो है आगे आ जाती है, तो इट इज NCV इंटू गामा माइनस 1 ln V1 by V2 प्लस NR ln V2 by V1। नाउ व्हाट इज CV इंटू गामा माइनस 1? अगर तुम्हें याद हो तो हमने तुम्हें बताया था कि CP माइनस CV जो है ये होता है R। ठीक है, एंड देन डिवाइड बाय CV किया था तो क्या आया था? डिवाइड बाय CV किया था तो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाय CV आया था। तो CV इंटू गामा माइनस 1 क्या हो गया? CV इंटू गामा माइनस 1 क्या हो गया? इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर ये क्या लिख सकते हैं इस वाले पार्ट को? वी कैन राइट इट एज NCV सॉरी NR ln V1 by V2 प्लस NR ln V2 by V1। तो हो गया ना 0। यहाँ पर ln के अंदर V1 by V2 है, इधर ln के अंदर V2 by V1 है, तो 0 हो गया ना। तो मेहनत मेरी करा दी ना, टाइम वेस्ट हो गया एक तरह से। मैं तुम्हें बोल रहा था तुम ट्राई करके देखो, तुम बोलते नहीं सर आप बता दो। तो थोड़ी मेहनत खुद को भी करनी चाहिए, दिमाग खुद का भी चलाओ अगर तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ करना है तो। ओके, तो या फिर एडवांस में ही रहते, मेंस में क्यों आए तुम? अगर तुम्हें एडवांस वाला पार्ट भी करना था तो। अब यहाँ पर क्या काफी लोगों का टाइम वेस्ट हो जाता है जो मेंस के लिए है जो। लिख लिया सभी ने?
नो हर्षिल, जरूरी नहीं है डेरिवेशन लिखना, वो सिद्धि बोल रही थी इससे मैंने वापस लिखा है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो ये हमारे पास डेल्टा सिस्टम का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था एंड देन अलग अलग प्रोसेस के लिए डेल्टा सिस्टम बताया था। नाउ डेल्टा सराउंडिंग अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, तो डेल्टा सराउंडिंग जो है, अब देखो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल क्या रहता था, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जो है ये इक्वल टू 0 होता है। तो डेल्टा एस टोटल अगर इक्वल टू 0 है तो हमें पता है यार डेल्टा एस सराउंडिंग जो है ये माइनस ऑफ डेल्टा सिस्टम हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब अगर तुम्हें रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा सराउंडिंग निकालना ना तो डेल्टा सिस्टम वाला ही लेना, बस अपोजिट साइन सब्स्टिट्यूट कर दे। ओके, तो तुम्हें रिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा सराउंडिंग मिल जाएगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है देन इरिवर्सिबल प्रोसेस का हम फॉर्मूला बता देते हैं, तुम्हें जो वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो डेल्टा सराउंडिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस सराउंडिंग इज इक्वल टू, नाउ डीएस सराउंडिंग को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज डी क्यू सराउंडिंग डिवाइड बाई टी। अब देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, सो वी कैन राइट इट एज 1 बाई टी इंटू डी क्यू सराउंडिंग, एंड डी क्यू सराउंडिंग का इंटीग्रेशन क्या हो गया, क्यू सराउंडिंग, सो दिस इज नथिंग बट क्यू सराउंडिंग बाई टी। बट व्हाट इज क्यू सराउंडिंग, क्यू सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस ऑफ क्यू सिस्टम। सराउंडिंग में जो हीट आएगा वो सिस्टम से ही आएगा ना, ठीक है, तो सेम हीट आएगा, ठीक है, सिस्टम का जो हीट है वो सेम हीट ऑब्वियसली सराउंडिंग का भी लेंगे, बस साइन ऑब्वियसली उल्टा हो जाएगा, है ना। अगर सिस्टम ने हीट रिलीज किया है तो सिस्टम के लिए तो नेगेटिव साइन है, बट सराउंडिंग के लिए वो क्या हो गया, पॉजिटिव साइन, बिकॉज सराउंडिंग उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो वैल्यू सेम रहेगी बट साइन विल बी अपोजिट। सो डेल्टा सराउंडिंग को वी कैन राइट एज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइड बाय टी। ओके, सो अगर तुम्हें इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा सराउंडिंग निकालना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का डेल्टा सराउंडिंग निकालना है, तो तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, माइनस ऑफ क्यू सिस्टम डिवाइड बाय टी। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इट विल बी माइनस ऑफ डेल्टा सिस्टम, ठीक है। वैसे तुम्हें इरिवर्सिबल प्रोसेस का कोई पूछेगा नहीं। ओके, डेल्टा एस जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस का पूछते नहीं है जनरली, बट अगर पूछा तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाय टी। यस ऑब्वियसली द सराउंडिंग का तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना भाई, वो वो थोड़ी चेंज होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर
नो दैट्स, हम टेम्परेचर कांस्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि वो जो बाहर का जो है वो फिर बाद में इधर उधर फैल जाएगा, वो कांस्टेंट टेम्परेचर ही आने वाला है। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट ही लिया जाता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। क्यू सराउंडिंग इज माइनस ऑफ क्यू सिस्टम ना, दैट जितना सिस्टम ने हीट रिलीज किया है उतना ही सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब किया होगा, तो सेम वैल्यू रहेगी, बस साइन उल्टा है। और फिर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है क्या? नहीं ना, उसे तो हम कांस्टेंट ही लेते हैं ना पर्टिकुलर टाइम पर। ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, बट उसको कांस्टेंट ही लिया जाता है। मतलब मैं बोलूंगा अगले आधे आधे घंटे के लिए, तो मैं बोलूंगा मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहा होगा, वो थोड़ी चेंज हो रहा है। यस। तो नाउ क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 26।
आया आंसर? तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 मोल ऑफ गैस दी है, ओके। तो फॉर्मूला क्या है, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V1/V2। तो टेम्परेचर देखो डबल हुआ है और वॉल्यूम हाफ हुआ है ना, नंबर ऑफ पोल्स 1 है। तो CV ln T2/T1 क्या आ गया 2, बिकॉज टेम्परेचर डबल हुआ है। इसके अलावा नंबर ऑफ पोल्स 1 और वॉल्यूम हाफ हुआ है, ठीक है, दिस इज V2/V1। सो वॉल्यूम हाफ हो गया, मीन्स V2/V1 इज हाफ। तो इट इज CV ln 2 एंड देन इट इज माइनस R ln 2, है ना। ln हाफ को माइनस ln 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, दिस इज CV माइनस R into ln। So this is delta S system। ओके, तो ये हमने डेल्टा एस सिस्टम एंड सराउंडिंग वगैरह निकाल लिया गैस। अब हम बात कर लेते हैं सॉलिड और लिक्विड वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लेते हैं डेल्टा एस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। डेल्टा एस सिस्टम ऑब्वियसली, सराउंडिंग वगैरह कोई पूछता नहीं है आपको। सो डेल्टा एस सिस्टम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो देखो सॉलिड और लिक्विड वगैरह के लिए क्या होता है, गैस अगर आइडियल गैस है देन ऑब्वियसली हम वहाँ पर अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं, या फिर NC प्रोसेस DT देखते हैं ना, या फिर DQ को DU माइनस DW वगैरह से फॉर्मूला निकाल लिया। लेकिन हमें पता है यार कि सॉलिड एंड लिक्विड के लिए तो अपने पास मोलार हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहती है ना, पर्टिकुलर सॉलिड या लिक्विड की, है ना। तो हम यहाँ पर साफ साफ बोल सकते हैं कि DQ जो है वो एक तरह से आ गया MSDT। यहाँ पर S जो है स्पेसिफिक हीट है, या फिर इसको NCDT लिख देना ना। ये C की वैल्यू कांस्टेंट है, ओके। दिस C इज कांस्टेंट, ये अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो दिस इज NCDT, C ऑब्वियसली मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है। अगर मास दिया है देन यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो व्हाट इज डेल्टा एस, तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dq by t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dq by t मीन्स NCDT डिवाइड बाय t, टेम्परेचर T1 से T। तो यहाँ पर देखो NC तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे। तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन टेम्परेचर T1 से T2, तो क्या आएगा डेल्टा एस, ये आ जाएगा NC ln T2 बाय T1। सो ये हमारे पास डेल्टा एस आएगा किसके लिए, सॉलिड और लिक्विड वगैरह, ऑब्वियसली दिस इज डेल्टा एस, ठीक है। तो सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह का अगर हमें डेल्टा एस निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल।
नो इमाद। हो गया सबका? सो दिस इज डेल्टा एच सिस्टम। बोलो। तो फॉर्मूला में तो dq नहीं था ना, इट वाज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई इक्वल्स nc डेल्टा t, लाइक दैट था ना। हाँ तो एनसी डेल्टा टी ना, बट ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, लाइक ऐसे चेंज। पर्टिकुलर इंस्टेंट हीट विल बी एनसी डी टी ना। तो आपने dq स्मॉल हीट सप्लाइड ना। स्मॉल हीट सप्लाइड नहीं, एट ए हीट सप्लाइड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस हीट सप्लाइड है ना। अच्छा, और फिर स्मॉल टेम्परेचर चेंज। किसी भी इंस्टेंट, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसी पॉइंट पर अगर तुम देखोगे कि कितना, यस, जैसे मान लो 0.1 सेकंड में, लास्ट 0.1 सेकंड में कितना हीट सप्लाई होता है। हाँ, तो स्मॉल टेम्परेचर चेंज होगा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब लिटिल बिट हीट dq। हाँ। ओके। तो ये हमारे पास मतलब डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला हो गया जब हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड एंड लिक्विड वगैरह। ठीक है, तो अगर हमें मोलार हीट कैपेसिटी दिया तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मे बी वहां पर मोलार हीट कैपेसिटी ना देखे, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देंगे देन मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। उन्होंने स्पेसिफिक हीट दिया है जो कि पर ग्राम होता है, या मोलार हीट दिया है जो कि पर मोल होता है ना। तो इस पर डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा सिस्टम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज क्या होगा, या एंट्रोपी चेंज ऑफ फेज चेंज, डेल्टा एस ऑफ फेज चेंज, ऑब्वियसली डेल्टा सिस्टम। तो फेज चेंज जब हो रहा है तो अब यहाँ पर ऑब्वियसली दो टाइप के डेल्टा एस आ सकते हैं। हर्षिल सराउंडिंग का नहीं पूछते हैं कोई, दैट्स व्हाई मैंने सराउंडिंग का नहीं बताया है। ठीक है, वो एडवांस के सिलेबस में है सराउंडिंग वाला, मेंस वाले में नहीं। तो अब देखो यहाँ पर दो टाइप के डेल्टा एस आएंगे। एक तो आएंगे फ्यूजन वाला आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा वेपराइजेशन वाला। ठीक है, तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन ऑब्वियसली क्या होगा, जब कौन किससे कन्वर्ट होगा, जब सॉलिड से लिक्विड आएगा तब, है ना। तो यहाँ पर डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन होगा, तो डेल्टा एस ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी। ओके, बिकॉज क्यू जो है वो क्या है, क्यू ऑब्वियसली डेल्टा एच है ना, रिएक्शन के लिए तो, है ना। तो क्यू इज डेल्टा एच, तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाय टी। तो यहाँ पर टी जो है वो क्या है, टी इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि फ्यूजन जो है वो कब होगा, मेल्टिंग पॉइंट पर होगा। ठीक है, एंड इसी टाइप से हमारे पास दूसरा डेल्टा एस यहाँ पर आ सकता है, डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। तो डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन क्या आ जाएगा, इट इज डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय टी। क्योंकि हीट जो है ऐसे पॉइंट पर क्या होगी,
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो T यहां पर क्या है? T इज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास डेल्टा एस आ जाएगा, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। दैट नेगेटिव साइन क्यों आएगा भाई? व्हाट इज हीट? इट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। नेगेटिव साइन कैसे आ गया? सराउंडिंग का थोड़ी निकाल रहे हैं, सराउंडिंग का नहीं निकाल रहे भाई। वो डेल्टा सराउंडिंग होता था माइनस ऑफ क्यू सिस्टम बाई टी। यहाँ पर सराउंडिंग की बात नहीं कर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ओनली। दैट सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्जन है तो इट इज सिंपली क्यू बाई टी ना भाई। तो व्हाट इज क्यू? व्हाट इज क्यू हियर? इट इज ओनली एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आया। टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्जन हो रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कन्वर्जन हो रहा है। ओके, अगर तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया तो ऐसे देख सकते हो कि डेल्टा एस जो है वो क्या हो गया? डी एस बाई टी, सॉरी डी क्यू बाई टी, एंड टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी, नाउ व्हाट इज डी क्यू का इंटीग्रेशन? इट इज क्यू। सो डेल्टा एस जो है वो क्या होगा? क्यू बाई टी होगा। ओके, तो क्यू जो है वो क्या है? दस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो गैस के लिए था ना भाई, सॉलिड लिक्विड के लिए कहां से आ गया? प्रोसेस जब होते थे गैस में तब हम रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात करते थे। तो यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर कन्वर्जन हो रहा है तो टेम्परेचर को हमने बाहर ले लिया। ओके, क्योंकि या तो मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्जन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट पर, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो गया? क्यू हो गया। तो डेल्टा एस इज नथिंग बट क्यू बाई टी। एंड देन ऑब्वियसली क्यू जो है फ्यूजन के केस में क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो गया, एंड वेपराइजेशन के केस में क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। हीट को डेल्टा एच क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ होमवर्क नोट कर लो। सो होमवर्क इज फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 22-28। सो ये आज का होमवर्क है।
बोलो। Sir, like dq का integration is equal to q because like small heat supplied उसका अबे यार dx का इंटीग्रेशन हमेशा x ही होता है ना भाई, या और कुछ होता है? yes अच्छा yes okay ओके तो लेक्चर आज हम यहीं पे एंड करेंगे। होमवर्क दे दिया है, नेक्स्ट लेक्चर में करके आओ, ठीक है? बाय, टेक केयर।